अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और जनाब बहुत सी बातें आपसे करनी हैं। पहले तो आपको मुबारकबाद, एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। जी हाँ, गवादर की बात कर रहे हैं। परवाजों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है और PIA की जो पहली परवाज है वो गुज़िश्ता रोज 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंची थी। PK 503 ने पहली कमर्शियल परवाज की हैसियत से लैंड किया और पहली परवाज को गवादर उतरने पर वाटर सल्यूट दिया गया। वाटर सल्यूट के मनाजिर आपने हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखे। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। शानदार मनाजिर थे और दिल खुश होता है ऐसी अच्छी खबरें आपसे शेयर करके, क्योंकि जब ऐसी अच्छी खबरें शेयर करके दिन का आगाज किया जाता है तो सारा दिन उसका रिपल इफेक्ट रहता है। पूरे दिन ऐसी खबरें जो है उम्मीद करते हैं कि मिलती रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है और आगे चलकर इंशाअल्लाह CPEC पाकिस्तान की जो खित्ते की तरक्की का ख्वाब है वो ज़रूर शर्मिंदा ताबीर करेगा इंशाअल्लाह। और हम भी चाहेंगे कि पाकिस्तान खूब तरक्की करे जनाब। और ये बड़ी खुश आइंद और बड़ी अच्छी सी डेवलपमेंट थी, आगाज़ में आपके साथ शेयर की। तो जनाब एक और भी डेवलपमेंट। आपको सर्दी लग रही है? सर्दी मुझे लग रही है, सर्दी लगती रहेगी। मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। जैसे मैंने आपको डराया था कि लाहौर में सर्दी होती है, लेकिन स्टिल सर्दी उस तरह से नहीं है। वैसे नहीं सर्दी लगी है तो सही। और जितनी सर्दी कहीं और थी अली, वो तो हम आपको बताएं कि कितनी शदीद थी कि और पूरी की पूरी तकरीब जो है वो इंडोर करनी पड़ी। क्या बात करें, हम डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी की बात कर रहे हैं। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से उन्होंने हल्फ ले लिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप से हल्फ लिया और ट्रंप ने अपने खिताब में ये कहा कि अमेरिका का सुनहरी दौर अब शुरू हो गया। बिल्कुल, अमेरिका को पूरी दुनिया में दोबारा इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजेंगे, पैनामा कैनाल वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रख रहे हैं। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. और उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लेने के कुछ देर बाद ही साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। फेडरल मुलाजिमीन की भर्तियां मंजूमद करने के ऑर्डर और मुलाजिमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत को भी ख़त्म कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए और साथ ही मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख कर दिया। उन्होंने 2030 तक बाइडन का इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख कर दिया है। जी, वो फाइलों पर दस्तखत करके हाज़रीन को दिखाते रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार बिलाल लखानी। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही सर्दी जो वाशिंगटन DC में और पूरे अमेरिका के अंदर एक छाई हुई है, लेकिन सियासी तौर पे आज माहौल बहुत गर्म था। राइट, सियासी तौर पर बहुत ही गर्म हमें दिखाई दे रहा है और बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो पहले जो बाइडन ने तकरीबन 78 के करीब मंसूख किए गए उन्हें और नए 100 के करीब दस्तखत किए गए। कैसे देख रहे हैं इतना रेडिकल चेंज एकदम से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शुरू हो गया है? देखिए, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है, एक उनकी एक PR और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये आप कह सकते हैं कि उनके कमबैक के बाद कि उनसे बेहतर एक PR और मार्केटिंग जो है वो कोई दुनिया में आज जिंदा नहीं होगा शख्स जो उनसे बेहतर ये चीज़ समझता है। और वो एक शॉक और ऑ के टैक्टिक्स में बिलीव करते हैं कि लोगों को इतनी चीजें दें, इतनी चीजें एक साथ दें कि उनको समझ नहीं आए कि हो क्या रहा है और कहाँ से हो रहा है। एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। राइट। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उनके आने के पहले ही ये टिकटॉक का भी जो एक बैन चल रहा था अमेरिका में, एक दिन के लिए बैन हुआ, उसके अंदर भी ऐप के ऊपर लिखा हुआ आ गया कि सदर ट्रंप को हम थैंक करते हैं कि उनकी वजह से हम बैन जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं। और अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। फिर गाजा के अंदर सीज फायर बिल्कुल ट्रंप के आने के एक दिन पहले हुआ।
फिर वो जैसे ही अपनी ओहदा जैसे उन्होंने संभाला तो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने एक साथ साइन करे अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर। ये भी एक्सपेक्टेड है कि कल से इमिग्रेशन के रेड्स जो है वो शुरू हो जाएंगे शिकागो के अंदर। तो वो एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक रिवायती सियासतदान नहीं है, वो तब्दीली में बिलीव करते हैं और वो लेके आएंगे। और अमेरिका के अंदर अभी ये एक ओपिनियन है, देखिए कुछ तो उनके सपोर्टर्स हैं जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, जिनके लिए ट्रम्प साहब कुछ गलत नहीं कह सकते, वो अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारे लोग बीच में हैं। वो ये कहते हैं कि शायद हमें ट्रम्प साहब पर्सनली नहीं पसंद हो, उनकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद हो, लेकिन उनकी पॉलिसीज पसंद हैं और उनकी पॉलिसी से हम इंस्पायर होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। सो डू यू थिंक कि वाकई जिस तरह से ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि अमेरिका की तारीख में एक सुनहरी दौर का जो है अब आगाज है, एक नए बाब का आगाज है, वो हो चुका है, और जो उनकी हल्फबर्दारी की तकरीर थी जिसमें वो डिफरेंट मैसेजेस थे और जिसमें उन्होंने बहुत सारे, जिस तरह से अभी अली ने भी बात की कि इकदामात लेने का कहा, कुछ चीज़ें जो है उनको मुंजमद किया गया, क्या आपको लगता है कि जो उनके अल्फाज थे वो मज़ीद कौम को मुत्तहिद कर रहे हैं या फिर मज़ीद जो तकसीम के जज्बात हैं वो उजागर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखें यूजली जब एक नया सदर स्पीच देता है तो वो ये कहता है अमेरिका के अंदर कि मैं सिर्फ उन लोगों का प्रेसिडेंट नहीं हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया था, मैं उनका भी प्रेसिडेंट हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था। यूजली इस तरीके से बात होती है, लेकिन इस बार सदर ट्रम्प ने अपने वोटर्स और अपनी जो पॉलिसीज है उसको ऊपर डबल डाउन किया है। वो एक कॉन्फिडेंट प्रेसिडेंट हैं। वो पहली बार जब प्रेसिडेंट बने थे तो शायद उनको भी लगा था कि ये क्या हो गया, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन इस बार जब वो बने हैं और इतनी ऑपोजिशन के बावजूद बने हैं और वापस आए हैं, तो अब वो अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कर रहे हैं और वो ट्रस्ट करते हैं कि मुल्क जहां वो चाहते हैं कि मुल्क जाए, वहीं जो बाकी जो लोग हैं वो भी यही चीज चाहते हैं। अब ये बात तो सच है कि ना सिर्फ अमेरिका बट पूरी दुनिया जो है वो बदलने वाली है, वो हिलने वाली है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट लीडर और इतना कॉन्फिडेंट अमेरिका भी हमने काफी वक्त से नहीं देखा है। अमेरिका ने 90s के बाद से एक बैक सीट ड्राइविंग शुरू करी थी, स्पेशली आफ्टर द इराक वॉर। अमेरिका जो है वो इतना अपना वेट जो है वो पुश नहीं करता था जितना वो प्रीवियसली करता था, लेकिन अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई अमेरिका अपने आप को रीअसर्ट करेगा और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा जिसके अंदर बाकी मुल्कों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बिलाल, ये तो आप अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ पर इसके असरात महसूस कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में बैठे इसके असरात महसूस कर रहे हैं। हम पाकिस्तान पर क्या असरात हैं, क्या उसकी सियासत पर इस वक्त असर डाल रही है जो ट्रम्प की इंतज़ामिया है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बताएं कि अवाम, आपने कहा कि ऐलान कर देता है सदर आते ही कि अब मैं सबका सदर हूँ, लेकिन हमने देखा कि आपने कहा कि तफरीक है, कुछ लोगों के ज़हनों में इबाहम है, लेकिन टेक बिलियनर्स हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए हैं। वो सब के सब एक ही जगह पर थे, वो चाहे मेटा के बिलियनर हो, एलॉन मस्क हो, कोई और हो, वो सब के सब हमें यकजा होकर ट्रम्प की सपोर्ट में दिखाई दिए हैं। तो आप इसको कैसे समझते हैं? बिल्कुल, ये एक अमेरिका के अंदर एक स्लाइटली नई चीज है। देखें, अमीर लोग कहीं भी होते हैं, उनके पास पावर होता है, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, किसी भी सिस्टम के अंदर हो। अमेरिका के सिस्टम के अंदर भी उनके पास हमेशा से बहुत पावर था, लेकिन इस तरीके से कैबिनेट के सामने बिठाना, मतलब कैबिनेट पीछे बैठी थी, टेक बिलियनर्स आगे बैठे थे, ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। और ये एक ट्रम्प साहब की फिलॉसफी है कि अगर जो सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अमीर लोग हैं, देखिए वो एक बिजनेसमैन है, वो ही लोग इस मुल्क को और माशरे को तब्दील कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो उनकी ये एक पॉलिसी और थिंकिंग है कि वो उनके थ्रू ये चेंज लाएंगे। ऑब्वियसली जो प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं वो कहते हैं कि इतना पावर इतने चंद लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। सो ये एक एक्टिव डिबेट है अमेरिका के अंदर। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ट्रम्प साहब पहले आए थे पावर में, तब उनको इतना एक वार्म रिसेप्शन नहीं मिला था टेक बिलियनर्स के साथ। अब इस बार उनको काफी वार्म रिसेप्शन मिल रहा है और उनको एक रनवे मिल रहा है
कि वो एक्चुअली जो तब्दीली लाना चाह रहे हैं वो लेके आ पाएंगे शायद इस बार। ओके, और क्या ख्याल है पाकिस्तान और अमेरिका, जो जिस तरह से अली ने बात की कि वो ताल्लुकात जो हैं उन पर क्या असर डालेगी ये जो एक चेंज है नया, और आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कोई ज़्यादा मेजर चैलेंजेस होंगे जो फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान को? बिल्कुल, आई थिंक 2-3 चीजें इसमें जो देखनी जरूरी हैं। एक तो ये कि यूजुअली जो कंट्रीज की रिलेशनशिप्स होती हैं वो रियासती लेवल के ऊपर होती हैं, हुकूमती लेवल के ऊपर इतनी बदलती नहीं है फ्रॉम हुकूमत टू हुकूमत। लेकिन ट्रम्प साहब क्योंकि वो एक रवायती पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि वो ट्वीट के थ्रू रूल करते हैं, पर्सनैलिटी के थ्रू रूल करते हैं, तो ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर जो सबसे बड़ी मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि शुरू में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब की प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो अमेरिका है। अब ये ऐसी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और जिम्बाब्वे के लोग बोलें कि भाई पाकिस्तानी सदर जो है वो या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिम्बाब्वे के बारे में क्या कह रहा है, भाई पाकिस्तान के अंदर कोई जिम्बाब्वे के बारे में सोचता ही नहीं है सिवाय क्रिकेट के अलावा। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर पाकिस्तान रेडार पे भी नहीं है। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से शुरू में जो है कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन ओवर टाइम पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स ने वोट दिया है ट्रम्प को, और उन लोगों ने एक सियासी बुनियाद पे भी दिया है, बजाय इसके कि अमेरिका के अंदर के इश्यूज के ऊपर वो वोट दें, उन्होंने पाकिस्तानी की सियासत के ऊपर अमेरिका में वोट दिया है। तो वो ट्रम्प साहब और उनके एलाइज को कहेंगे भाई हमने आपको वोट दिया है, अब जो चीजें हमने आपसे मांगी थी अब वो आप हमें दें, और ये एक निगोशिएशन होगी अब, और इसमें देखा जाएगा कि किसका पल्ला ज्यादा भारी होगा। लेकिन एक्चुअल चीजें होने से ज्यादा नॉइज ज्यादा होगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसने ट्रम्प साहब ने किधर इधर देखा, कौन इनॉग्रेशन में गया। इन दी एंड मेरी रिपोर्टिंग के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से इनॉग्रेशन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था फ्रॉम अ गवर्नमेंट लेवल। दिस इज फ्रॉम आवर रिपोर्टिंग टू डेट राइट नाउ। ये आपने तो दिल तोड़ दिया है, कुछ एक सियासी जमात के लोग उम्मीदें लगाकर बैठे थे, आपने एक साल का और वक्फा बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलाल, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ट्रम्प जब सदर बन चुके हैं तो उनकी प्रायोरिटीज में आज अगर पाकिस्तान नहीं भी है तब भी एक खास असर रखती हैं उनकी जो काबीना है अगर वो बयान दे रही है, और खासकर अपने मुल्क में जहां पर उनके पास अब दोनों ईमान मौजूद हैं, वो फैसला साजी की मुकम्मल उनके पास इख्तियारात इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि इसमें अब बड़े रेडिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर जो पॉलिसीज चल रही हैं उन्हीं का तसलसल हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी वो करेक्ट कर दूं, वो ये है कि जो मैं कह रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, पड़ेगा, लेकिन ये इसको कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब ये एक चाय की प्याली के अंदर एक तूफान होगा। ये हम लोग ही तूफान, हम लोग ही वो चम्मच हिला रहे होंगे और हमें ही लगेगा कि ये तूफान क्रिएट हो रहा है। इवेंचुअली आएंगी ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट्स और पोजीशन क्लियर होगी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये अगले 1, 2, 3 दिन या अगले 2, 3, 4 हफ्तों में नहीं आएगा, ये ओवर टाइम आएगा, क्योंकि अभी उनको अमेरिका को जो है वो एक गोल्डन एज के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, उनको पाकिस्तान के अंदर गोल्डन एज से लोगों को रिमूव करना एक प्रायोरिटी नहीं। तो थोड़ी सी इसके अंदर एक नुआंस है। अब जहां तक आपकी ये बात है कि ट्रम्प साहब जो है वो कांग्रेस भी कंट्रोल कर रहे हैं, सेनेट भी कंट्रोल कर रहे हैं और प्रेसिडेंसी भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। ऐसा कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आया है in the last 8 presidencies at least जिसके पास दोनों हाउसेस ऑफ पावर हों और एग्जीक्यूटिव भी एक ही पार्टी के पास हो। जब यहाँ इवन दो सिर्फ 2 पार्टीज हैं अमेरिका के अंदर, बट हमेशा अमेरिकन वोटर ने एक डिवाइडेड गवर्नमेंट दी है। सॉरी टू कट यू बिलाल, हमें सेनेटर शेरी रहमान साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी बात करते हैं, साबिक सफीर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शेरी साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हाउ डू यू सी 47वें सदर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, क्या कहेंगी आप?
जी, इसमें कहने की तो कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि ये अब सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका का कितनी अहमियत होती है आदमी सतह के सारे हालात पर, और हमें इस पे परेशान नहीं होना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर जो नई शुरुआत होती है उसमें मौके ढूंढने की जरूर गुंजाइश होती है, और पाकिस्तान को अपना रिश्ता, अपना रीसेट ये बायलैटरल रिश्ते में ढूंढना चाहिए अमेरिका के साथ, बजाय इसके कि सिर्फ अफगानिस्तान के जाविये से आपको देखा जाए। ये वक्त है कि एक नई शुरुआत हो। अच्छा, ये बताइएगा कि रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से जो बयान आया था और अब सदर का हल्फ उठा लिया गया है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मौजूद है, इख्तियारात मुकम्मल मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारी सियासत पर कोई फर्क डालेंगे? जहां एक जानिब मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी जानिब उम्मीदें लगाए बैठी है एक पार्टी, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये आदमी सतह पर एक मसला क्यों बने। बात यह है कि पाकिस्तान की मैं इंस्टीट्यूशनली बात करूंगी कि हर मुल्क इंस्टीट्यूशनली एक्सेप्ट करता है, वेलकम करता है, और पाकिस्तान ने हर सतह पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को का खैर मकदम किया है, अपना सदर ने किया है, वजीर आजम ने किया है, और इसी पर सफारतकारी का महवर रहेगा। जो भी इंटरनल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो इंटरनल ही रहें तो बेहतर होगा। मैं इन इश्यूज पर नहीं करना चाहती जी को। ओके, तो मैडम, जिस तरह से सदर ट्रंप की वापसी हुई है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो सफारती ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, की मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर कुछ मजीद चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, चैलेंजेस का तो जरूर सामना करना पड़ेगा, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमारा एक तो क्योंकि वो चीन के जाविये से भी देख रहे हैं अब सारे खित्ते को, एशिया पैसिफिक अब इंडो पैसिफिक बन गया है, तो हिंदुस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी उनके लिए है। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इन मुश्किल हालात में अपने रास्ते निकालें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हो सके, यानी कि तिजारती उमूर में और दूसरे इश्यूज पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपके अब सरप्लस होता है तो आप अपने एक्सपोर्ट्स को बचाएं एक्स्ट्रा टैरिफ से। इस तरह की तैयारियां हमें करनी चाहिए और फौरी तौर पर इनको सामने लाना चाहिए, और एक अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी तो खत्म ना करें, यानी कि आपकी बहुत बड़ी एम्बेसी है उसको इस्तेमाल करें, इवेंट्स करें वहां पे, और पाकिस्तान को इस जो एक हो गया था स्लम्प पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में, उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। हर ओपनिंग को अपॉर्चुनिटी समझें। जी बिल्कुल। मैडम सेनेटर, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की, इस वक्त जो ट्रंप की इंतजामिया है उस पर कमेंट किया। बिलाल लखानी की जानिब दोबारा जाते हैं। बिलाल, हमें शहरी रहमान साहिबा ने ज्वाइन किया था, वो भी अपनी तवक्कुआत और अपनी तरजीहात के हवाले से बता रही थी कि क्या होने वाली है ट्रंप की। आप बताइएगा, हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए अब बाहैसियत पाकिस्तानी, और आप जो अमेरिका में इस वक्त मुकीम हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि जो तवक्कुआत हैं वो क्या पूरी होने वाली हैं, कुछ मुख्तलिफ होने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत हद तक तो तवक्कुआत पूरी हो भी चुकी है, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये भी इसी सिमत की और इसी वजह से और इसी डर की वजह से हुए हैं। तो कुछ तरीके से तो मामला शुरू होने के पहले ही शुरू हो गया है। और अब जैसे कि मैंने कहा कि देखें, बहुत सारी चीजें सामने खुल के नहीं बोली जाती, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीछे चल रही होती हैं। तो एक तरीके से देखें, जो एक बड़ा लोग स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई एक स्टेटमेंट आएगा उसके पीछे सब कुछ जो है वो उल्टा सीधा, मतलब सब कुछ जो है वो बदल जाएगा। एक तो ये कि ये स्टेटमेंट फौरन नहीं आएगा, क्योंकि अगेन ट्रंप साहब के पास और बड़ी प्रायोरिटीज हैं। और दूसरी चीज ये कि ये फिर हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी लुक नहीं है कि कोई और लीडर बड़ा स्टेटमेंट दे तो हमारा मुल्क फिर चीजें जो है वो सीधा करने की कोशिश करेगी। ये हम लोगों के ऊपर भी अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में भी जो मुज़ाकरात शुरू हुए वो इसीलिए हुए कि भाई हमें इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो इस तरीके से रूम रीड कर देना चाहिए। लेकिन ये बात जरूरी, ये एक बात सही होगी कहना कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एरा खत्म होने से
एक तरीके से पाकिस्तान का भी एक डार्क एरा जो है वो खत्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है। और बिलाल, ये तो सारी बड़ी फॉर्मल कन्वर्सेशन थी और फॉर्मल बातें थी, कोई ऐसा कोई फनी मोमेंट देखने में आया आपके? ये जो पूरी, आप हमेशा बड़ा सरकास्टिकली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो कुछ शेयर करें हमारे साथ भी। बिल्कुल, आई थिंक कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी मोमेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द मॉर्निंग हो रही थी। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट साहब की जो बेगम थी, उन्होंने एक बहुत ही फैशनेबल एक आउटलुक पहना हुआ था और उनकी जो हैट थी वो इतनी फर्म थी कि जब ट्रम्प साहब जो हैं वो अपनी बेगम को हक करने गए या किस करने गए आफ्टर द इनॉग्रेशन, तो उनको उधर ही जो है वो हैट लग गई और वो जो है उनको वो नहीं कर पाए, मतलब सही तरह हग नहीं कर पाए। इस किस्म की 2-3 और भी इंटरेस्टिंग चीजें थी कि ट्रम्प साहब ने जो है वो यूजुअली जब आप हल्फ लेते हैं तो आप बाइबल के ऊपर हाथ रखते हैं, तो उन्होंने उनकी बेगम ने बाइबल होल्ड तो किया हुआ था, लेकिन ट्रम्प साहब ने अपना हाथ जो है वो बाइबल के ऊपर नहीं डाला। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने क्यों नहीं रखा, या पहली प्रेसिडेंसी में उन्होंने रखा था, इस बार उन्होंने जो है वो नहीं रखा। इलॉन मस्क साहब जो हैं वो भी पीछे बैठे हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो इनॉग्रेशन पे अटेंशन पे करने के बजाय वो ट्विटर के ऊपर मीम्स देख रहे थे, क्योंकि वो हंस रहे थे पीछे बैठते बैठते। वो भी डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे के साथ उधर बैठे हुए थे। तो कुछ काफी इंटरेस्टिंग मतलब चीजें थी जो टिडबिट्स चल रही थी, लेकिन ओवरऑल माहौल जो था वो सरप्राइजिंगली वार्म था। इनसाइड जो आउटसाइड द रूम काफी ठंडा था। अच्छा, एक और मजे की मैं चीज अगर बताऊं तो ये है कि जो ट्रम्प के जो वोटर्स जो पार्टी करने के लिए जो निकले हैं और सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं ट्रम्प को वॉशिंगटन डीसी में, वो कैपिटल वन अरीना के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और वो वही अरीना है जहां जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कैदी नंबर 804 भी आप कह सकते हैं, जो जब वो वॉशिंगटन डीसी आए थे तो उन्होंने भी कैपिटल वन अरीना में ही अपना जलसा किया था वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जहां आज ट्रम्प के सपोर्टर्स और फिर उसी अरीना के बाद वो ट्रम्प को मिलने गए थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑफ हिस्ट्री। बिलाल, थैंक यू वेरी मच ये इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करने के लिए, और आपने जब भी अपना पेश किया उससे हमें बहुत सी आगाही भी मिली है कि इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो सामने आ रहे हैं उससे दुनिया में एक तब्दीली तो ज़रूर आएगी, सियासत में तब्दीली तो ज़रूर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पर क्या तब्दीली आती है ये देखना भी बाकी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बैक टू एक्सप्रेसो जी, अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, और आज बात कर रही हैं डॉक्टर कमल खालिद हुमायूं के बारे में। और क्या मुगल बादशाह वाकई इतने जालिम थे हिस्ट्री में जितने बताए जाते हैं? जरा जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद, और हमारे यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। वो ये कि हमारे जो लोकल रूलर्स हैं, खुसूसन जो बड़ी डायनेस्टीज़ के रूलर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और हिंदू चाइया के हों, सल्तनत के हों या मुग़ल डायनेस्टी के हों, लेकिन इन तमाम में जो सबसे ज़्यादा लान तान का मूजिब बनते हैं वो बेचारे मुग़ल हुक्मरान हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे हुक्मरान के बारे में बात करूं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं जिक्र नहीं किया जाता, बट आई फाइंड हिम वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वंस इन द हिस्ट्री ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, एंड दैट इज़ हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा है और इसकी पैदाइश होती है 1508 में काबुल में, और उसके बाद बाप की जितनी स्ट्रगल है उसमें हुमायूं साथ रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 में हिंदुस्तान की हुकूमत संभालता है, और जब इसने हुकूमत संभाली तो बाबर ने, उसके बाप ने, उसके मरने से पहले एक नसीहत की कि अपने भाइयों पे शफकत करना। और इसके 3 भाई थे और तीनों भाइयों के साथ इसने बहुत अच्छा सलूक किया। और जब ये तख्त संभालता है तो तख्त संभालने के बाद इसने अपनी जो पूरी राजधानी थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके अपने तीनों भाइयों के नाम उनको डिवाइड कर दिए कि आप अपने अपने इलाकों में हुकूमत करें।
और ये उन लोगों के लिए एक लम्हा सबक मैं कहूँगी कि जो कहते हैं कि जो बादशाह आता है वो अपने भाइयों को कत्ल करता है और वो उनको बड़ी मलामत की जाती है, लेकिन हुमायूं वो वाहिद बादशाह था मुगल जिसने कि अपने बहन भाइयों में से किसी को ऊपर जुल्म नहीं किया, लेकिन उन्हीं भाइयों ने उसकी ज़िंदगी अजाब की। और जब उसने तख्त संभाला तो उस वक़्त से ऑनवर्ड्स उनको अपने भाइयों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखनी पड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा उसका भाई कामरान था। ये जो लाहौर की कामरान की बारादरी है ये हुमायूं ही के भाई की बनाई हुई है, जिसको कि हुमायूं ने लाहौर की गवर्नरी दी हुई थी। और ये जो एक इंटरनल अनरेस्ट था इसने बहुत सारी साजिशों का जन्म दिया और वो अपने भाइयों को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। और इसी दौरान में एक अफ़गान जो है वो आता है शेरशाह सूरी और वो रफ्ता रफ्ता हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेता है, हत्ता कि 1540 में हुमायूं को दिल्ली से फरार होना पड़ जाता है और अगले 15 साल तक ये शख्स मारा मारा फिरता है। इसने मुख्तलिफ जगह पे पनाह लेनी चाहिए, इसको कहीं से पनाह नहीं मिली। ये सिंध गया, ये लाहौर अपने भाई के पास आया, ये काबुल गया, लेकिन हर जगह से इसको निकाल दिया गया। इसी जलावतनी में 1542 में इसका बेटा पैदा होता है जो कि अकबर बादशाह बनने का बाद में। और इस दौरान में मुख्तलिफ अपने जब वाक़यात लिखता है तो एक वाक़या ये भी लिखता है कि जब वो सिंध के सहराओं में खाक नशीन था और मारा मारा फिर रहा था तो उस वक्त एक मौका ऐसा भी आया कि जब इसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी, 8 माह की प्रेग्नेंट वाइफ थी अकबर से, तो उसका घोड़ा मर गया। तो उसके जितने इर्द गिर्द 32-40 लोग इसके साथ थे तो उनमें से कोई अपना घोड़ा देने को तैयार नहीं हुआ और हुमायूं जो है उसने अपने घोड़े के ऊपर अपनी इस बीवी को बिठाया और ख़ुद ये काफ़ी दूर तक उसके साथ पैदल चलता रहा। इसी तरह एक और मौके के ऊपर इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने अपने चंद जानवरों को कत्ल करके और फिर उनका गोश्त जो उनके हेलमेट्स होते थे सिपाहियों के उनमें बॉयल करके खाया। कि यहाँ तक इसकी आप समझिए कि एक बहुत इसका जो था वो बड़ा बुरे दिनों में से ये शख्स गुजरता है। और फिर पूरे हिंदुस्तान में जब इसको कहीं पनाह नहीं मिलती तो ये ईरान का रुख करता है। ईरान के अंदर शाह तहमासिप जो है वो इसको हुमायूं को अपने दरबार में पनाह देता है और वहाँ पर रहते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा जो इसने गुजारा। बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि हुमायूं बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के साथ जो था उसका इंट्रोडक्शन भी हुआ, फैमिलियरिटी भी हुई और ये ईरान के जितना ग्रैंड आर्किटेक्चर था ये इसने उसको देखा, ट्रैवल करता रहा। और इस बेसरो सामानी के आलम में, जलावतनी के आलम में भी उस आर्ट्स ने हुमायूं को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इतना ज़्यादा कि उसने बहज़ाद के 2 शागिर्द जो हैं उनको अपने साथ इंगेज किया और उनसे ये वादा लिया कि अगर कभी वो ज़िंदगी में हिंदुस्तान का तख्त जीत पाया तो ये लोग जो हैं उसके साथ हिंदुस्तान आएंगे और उसके दरबार में नौकरी करेंगे। अब आप सोचिए एक ऐसा शख्स जो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ कितना ज़्यादा था कि वो उस हालत में भी उन लोगों को अपने साथ इंगेज कर लेता है कि किस्मत ने अगर साथ दिया तो वो ये काम करेगा। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद शाह तहमासिप ने, जिस बादशाह के यहाँ ये पनाह गुज़ीर था, उसने इसको फ़ौज दी, 1200 सिपाही दिए और ये उन सिपाहियों के साथ निकलता है और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह करता हुआ। जो इसकी पहली अहम फ़तह थी वो शहर लाहौर की थी। तो आप तसव्वुर कीजिए कि लाहौर शहर ने दोबारा एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया मुग़ल हुकूमत को दोबारा यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए। इसी दौरान में इसने अपनी फ़ौजों में जो एक सिपहसालार के तौर पे बैरम खान को जो है वहाँ एक बड़ा अहम ओहदा दे दिया। और बैरम खान वो शख्स है जिसने मुग़लिया सल्तनत की स्ट्रेंथन करने में बड़ा अहम रोल किया। और इस सारे सिनारियो के अंदर हम ये देखते हैं कि आखिरकार हुमायूं
दोबारा से हिंदुस्तान में जब वापस आता है तो 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में ये दोबारा अपने तख्त पे बैठने में कामयाब हो जाता है और ये हुमायूं की एक बहुत बड़ी आप विक्ट्री समझिए। और जब वो तख्त पे बैठता है तो उसने हिंदुस्तान की बाकी इलाकों को भी अपने से नगूं किया और उनको फतह किया। यहाँ देखने की एक अहम बात यह है कि ये वो बादशाह है जिसने बार बार शिकस्त देखी, जिसने बार बार बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। ना सिर्फ ये कि हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपनी एक जो आर्टिस्टिक उसकी इंक्लिनेशन थी उस पर भी इसने बहुत फोकस किया। और इसके साथ साथ हुमायूं के बारे में एक और दिलचस्प बात मैं बताती चलूँ, और वो ये कि ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्टेड था और इसकी बहुत ज़्यादा उस हवाले से नॉलेज भी थी। और इसी एस्ट्रोनॉमी ने इसकी जान भी ले ली कि कहा जाता है कि पुराने किले में एक जगह है शेर मंडल के नाम से। ये एक मीनार है जिसपे कि चढ़ के चांद सितारों को और उनको स्टडी किया करता था। तो एक शाम वो ऊपर चढ़ के स्टडी कर रहा था तो अचानक मगरिब की अजान जब हुई और ये नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से इसका पाँव फिसला और 24 जनवरी 1556 को ये सीढ़ियों से गिर के नीचे की तरफ जब आया तो इसका सर जो है एक जीने से टकराया और उसने इसको शदीद जख्मी कर दिया। और उस जख्म से 3 दिन के बाद यानी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं का इंतकाल हो जाता है। तो एक ऐसा बादशाह जिसने कि रोज़े अव्वल ही से सवाए मुश्किलात के कुछ ना देखा, जिसने अपने ताज और तख्त को गंवा के फिर जीता, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, बड़े बड़ी तकालीफ देखी, अपनों की परायों की दुश्मनियाँ देखी, और उसके बावजूद उसका जो एक इल्म और फ़न का शौक़ था वो हमेशा कायम रहा। एक और बात कहती चलो, कामरान इसका भाई जिसने बारहा इसको दगा दिया, बारहा इसकी हुकूमत ख़त्म की, आखिरकार जब ये तख्त पे बैठा 1555 में तो कामरान को इसके सामने लाया गया तो ये फिर उसको माफ़ करने को तैयार था, लेकिन जो इर्द गिर्द के उसके दरबारी थे उन्होंने फिर उस पर एहतजाज किया। चुनाचे कामरान की आँखों में सिलाई फेर दी गई, उसको अंधा कर दिया गया और कामरान को जो है भिजवा दिया गया। अमूमन मक्का भिजवा दिया जाता था ताकि वो अपनी उम्र के दिन वहीं गुजारे, लेकिन कामरान का रास्ते ही में इंतकाल हो जाता है। इस पूरे नैरेटिव में चंद बातें जो बहुत सोचने की है। पहली बात तो ये कि किसी जो रूलर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी बहादुरी और उनकी जो एक काबिलियत है उसके ऊपर शक करने से पहले ज़रूर सोचिए। दूसरी बात, इन हालात में बार बार गिर के उठना ये हुमायूं जैसे बहादुर शख्स ही का काम था। और तीसरी बात कि उसने इन तमाम आप समझिए कि गद्दारियों के बावजूद अपने भाइयों से हमेशा शफकत बरती। तो ये उनके लिए भी एक पैगाम है जो कहते हैं कि मुग़ल जो हैं वो सिर्फ अपने बहन भाइयों को कत्ल करने में ही माहिर थे। और आखिरी अहम बात और वो ये कि उसका इंटरेस्ट अलूम व फ़नून में, अलूम व फ़नून के इंटरेस्ट में, एस्ट्रोनॉमी में उसका बहुत इंटरेस्ट था। यही दिलचस्पी जो है बाद में जन्म देती है एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसकी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस की, और वो इंस्ट्रूमेंट है एस्ट्रोलैब्स का। एस्ट्रोलैब्स के बारे में हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। इस्लामाबाद में होने वाले 18 साल से कम उम्र एंटरप्रेन्योरशिप तलबा के सबसे बड़े कौमी मुकाबला एंटरप्राइज चैलेंज की पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसमें डहकी सिंध की एजुकेशन टेक टीम डिफरेंटली एबल बच्चों ने कमाल महारत दिखाई है। पाकिस्तान भर की टॉप 20 टीम्स को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। डहकी सिंध की एजुकेशन टेक टीम ने माजूर बच्चों के लिए सीखने का मवाद बनाने का मुतासिरकुन कारोबारी आइडिया पेश किया और फाइनल में पाकिस्तान भर से मुंतखब 5 स्टार्टअप्स के आइडियाज पेश किए गए। तकरीब की मेज़बानी इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने की, जो पाकिस्तानी टैलेंट की मुअत्तरिफ हो गई हैं। और उनका ये भी कहना है कि इन गैर मामूली नौजवान फाइनलिस्ट से मुलाकात और जदीद कारोबारी ख्यालात ने मुझे 2025 में जाते हुए पुरुमीद कर दिया है।
प्रोग्राम में वफाकी वज़ारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों को भी शामिल किया गया और कोई शक नहीं कि ये नौजवान टैलेंट आगे चलकर मजीद बड़े मंसूबे पेश करेगा और मुल्क को कौम का नाम रोशन करेगा। जी हाँ बिल्कुल, और हमें इस चीज़ की उम्मीद भी है, हम इसके लिए दुआ भी करें। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी डहर की सिंध के वो बच्चे जो इतने टैलेंटेड हैं, जिन्होंने जनाब अपनी जो माजूरी है उसको पसे पुश डालकर ये शानदार आइडिया पेश किया। और हमारे साथ उनकी मेंटोर सना एहसन मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं माई सीमा और मोहम्मद मुदस्सिर उनके साथ। सना इस इवेंट की कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम आप सबको जी एक्सप्रेसो में। सना, सबसे पहले तो आप बताएं कैसा महसूस कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वी आर एक्चुअली ओवरवेल्म्ड। हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमने 20 टीम्स को जो है उनके साथ हमने कम्पीट किया एंड वी हैव फाइनली वन द कॉम्पिटिशन, सो वी आर रियली ग्लैड। राइट, मुदस्सिर आप बताइएगा, हाउ आर यू फीलिंग एज अ कंटेस्टेंट? मुदस्सिर, कैसा लग रहा है आपको? आपने इतना बड़ा कारनामा माशाल्लाह से सरअंजाम दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे अच्छा महसूस है, मुझे बहुत खुशी हुई इसमें। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जो मुदस्सिर आप लोगों ने काम किया है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है, और जिस तरह से जो हमारी बरतानवी हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, उन्होंने तारीफ की है आप लोगों की और वो इतना मुतासिर हुई हैं, तो पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर हुई है। सीमा, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे स्कूल में भी बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। राइट अच्छा सना, आप बताइएगा कि इस वक्त आप बच्चों के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ आपने अपने आइडियाज़ पेश किए और जिनको बड़ा सराहा गया है, तो कौन आइडिया लेकर आया जिसके ज़रिए आपने कहा कि इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है? कैसे ये आइडिया जो है ना शेप अप हुआ? ओके, सो बेसिकली जब हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे तो उसमें उन्होंने कुछ आइडियाज, हमें जो सीड वेंचर्स की टीम थी उन्होंने कुछ आइडियाज प्रेजेंट किए कि इस तरह से हम अपनी बिजनेस पिचेस डेवलप कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी रिसाइकिल करके मटेरियल्स को बच्चों को पढ़ा रहे थे अपने स्कूल में, उनके लर्निंग एड्स बना रहे थे क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उसी से एक आइडिया हमारे स्टूडेंट्स को आया कि क्यों ना हम भी इसको एज अ बिजनेस आइडिया लेकर चलें। तो फिर उन्होंने काफी सारे रिसोर्सेज प्रिपेयर किए जो हम ब्रिटिश हाई कमीशन में भी लेकर गए। जबरदस्त। सीमा, आप बताएं जरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में। आइडिया जो है वो कैसे जनरेट हुआ, ये तो सना ने हमारे साथ शेयर किया, हमें बताया है। आप जरा बताएं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, अपने काम के हवाले से। आई थिंक हमें भी टीचर्स ने पढ़ाया था तो उन्हें देखकर हमें भी आइडिया आया कि क्यों ना हम ये चीजें बना के दूसरे स्कूलों में दें ताकि माजूर बच्चे वहाँ पे भी पढ़ सकें। राइट, तो मुदस्सिर आप बताइएगा कि आपके साथ आपकी टीम में और कौन कौन था? हमारे साथ हमारी मैम सना थी और सरजावेद था और जो शफी था और हमारे साथ और बच्चे मौजूद थे जो जिनका नाम है, एक जो सीमा है, एक जो मैं हूँ और एक जो अली असगर है, एक जो है मुनीजा है, एक जो है आतिफ है। जबरदस्त। अच्छा सना, आप हमारे साथ ज़रा शेयर करें सारे टीम मेंबर्स के नाम और उनकी जो एफर्ट्स थी, क्योंकि टीम माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है और हमारे साथ आप लोग सिर्फ 3 ही जो है वो मौजूद हैं, तो आप ज़रा शेयर करें हमारे साथ। जी जी श्योर। तो बेसिकली हमारे पास टोटल हमारे 15 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारे 5 स्टूडेंट्स आगे गए क्योंकि उनका बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा वहाँ सीड वेंचर्स को। तो इन 5 स्टूडेंट्स में जितने भी बच्चे हैं दे ऑल डिसेबल्ड और सबकी डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज हैं। तो माई सीमा जो है शी हैज अ फिजिकल डिसेबिलिटी, सिमिलरली मुदस्सिर आल्सो हैज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। एक स्टूडेंट जिनका नाम आतिफ है, ही इज व्हीलचेयर बाउंड, और अली असगर हमारे जो स्टूडेंट है ही इज विजुअली इम्पेयर्ड और उन्होंने हमें ब्रेल कार्ड्स बनाने में बहुत हेल्प किया। इसी तरह हमारे पास एक हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, हर नेम इज मुनीजा, who assisted us in preparing the sign language clock and sign language cards. राइट, तो सना बैक स्टोरी बताइएगा, जीन मैरियट ने किस तरह से एक्नॉलेजमेंट दी आपको, बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं? Actually everyone was amazed to see the resources. लकीली हमें ये आइडिया आया कि हमें जो है ये अपने प्रोटोटाइप्स बनाकर लेके जाने चाहिए साथ, क्योंकि सबको नजर आना चाहिए कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इट्स नॉट जस्ट एन आइडिया बट हम उसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। सो व्हेन शी सॉ द रिसोर्सेज शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी रियली अप्रिशिएटेड अस। एंड स्पेशली जो ब्रेल कार्ड्स हैं एंड जो साइन लैंग्वेज कार्ड्स हैं, माय साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है सजावेद, ही वाज आल्सो अकम्पनिंग अस।
और द वे ही असिस्टेड द हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट ऑन स्टेज, इट वाज कमेंडेबल एंड सबने बहुत ज्यादा प्रेज किया उसको। जबरदस्त जबरदस्त। बेसिकली यही हमारा टैलेंट है, ये हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है जो इस तरह के काम कर रहा है और आगे चलकर डेफिनेटली बड़े जो मजबूत मंसूबे हैं वो भी पेश करेगा। तो सना, क्या देखती हैं आगे इस तरह के इवेंट्स में मजीद पार्टिसिपेशन के हवाले से, जो हमारे माशाल्लाह से डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और इनमें इतनी ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं, तो इनके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के इवेंट्स जो है उनका इनेकाद कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये तो आई थिंक रेगुलरली होते रहना चाहिए, क्योंकि दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस और ये बहुत अच्छा एक्सपोजर था। ना सिर्फ स्टूडेंट्स ने लर्न किया बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आई थिंक अभी जब नेक्स्ट साइकिल इंशाल्लाह एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान का होगा, सो वी वुड रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। जी, तो सना, इवेंट्स का इनेकाद जो है कितने तसलसल से होना चाहिए? सीड वेंचर का रोल आप कितना देखते हैं इसमें? सीड वेंचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, एंड उनके रेगुलरली इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो एवरी ईयर जुलाई में उनका ये एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान का प्रोग्राम स्टार्ट होता है एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट साइकिल एंड उन्होंने विलिंगनेस भी शो की है हमें नेक्स्ट साइकिल में इंक्लूड करने की। ठीक है। अच्छा, सीमा बड़ी खामोश बैठी है। सीमा, जरा बताएं ना, आपकी टीम में सबसे ज्यादा काम किसने किया है, सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? मुदस्सर अली। अच्छा जी, मुदस्सर, आप माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं और आप क्या टीम लीड भी कर रहे थे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुदस्सिर देखिए बोलते कम है और काम ज्यादा करते हैं। ये अच्छी पॉलिसी है, ऐसे होना चाहिए कि बातें कम करें और काम ज्यादा करें। तो सना, हाउ डू यू सी, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को खास तौर पर और इस तरह के स्कूलों को इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो ये तो वैसे आपने बात की कि बड़ा ज़बरदस्त है और इस तरह के खास तौर पर बच्चों के लिए जिनके अंदर इस तरह की सलाहियतें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद भी। तो आगे के क्या प्लान्स है? कोई इवेंट है और जिसमें आपकी ये जो टैलेंटेड टीम है ये पार्टिसिपेट करेगी? जी डेफिनेटली, आगे और बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स आएंगे। इनफैक्ट हमारा स्कूल में ही एक वोकेशनल डिपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली बच्चों ने इससे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप किए हैं एंड वोकेशनल डिपार्टमेंट में दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। राइट। तो सना, ये बताइएगा कि अब आप काफ़ी अरसे से हमारे डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनके साथ आप काम कर रही हैं, किस तरह से इनको मेन स्ट्रीम किया जा सकता है, किस तरह से इनको सामने लाया जा सकता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है जो इनमें टैलेंट मौजूद है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई बिलीव इज एक्सेप्टेंस। लोग बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, इन लोगों को इंक्लूड करते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इन बच्चों को जिस तरीके से ट्रेन किया है, पीपल आर एक्चुअली अमेज्ड और इनको ऑलरेडी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है डिफरेंट स्कूल्स में। वो आते हैं, इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, अपने स्कूल इवेंट्स में इनको इंक्लूड करते हैं। जैसे रिसेंटली एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था यहाँ पे एक मेन स्ट्रीम स्कूल में, तो आवर स्टूडेंट्स वर इनवाइटेड एंड वहाँ पे भी माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट्स जीत कर आए थे। तो काफी अच्छे से हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है विद अदर मेन स्ट्रीम सेटअप्स एंड कुछ बच्चों को हमने प्रिपेयर किया फॉर मेन स्ट्रीमिंग। जो नॉर्मल रेगुलर करिकुलम बाकी स्कूल्स में हम वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं मॉडिफिकेशन। जबरदस्त। अच्छा, इन दी एंड मुदस्सर, आप कुछ कहना चाहोगे? कोई मैसेज है आपका? जी, हमें जो है ये मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे स्टार हैं जी। सीमा, आपका कोई पैगाम? हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम किसी से कम नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, No doubt. यही जज्बा होना चाहिए और इसी जज्बे से इंशाल्लाह आप आने वाले और बहुत से मुकाबले जीतेंगे, अपना बिजनेस सेटअप खड़ा करेंगे और फिर वो करके दिखाएंगे जो अभी करके दिखाना बाकी है। बहुत शुक्रिया हम चलने के लिए आप तीनों का। और हमारा टैलेंट आप देख लीजिए, ऐसे लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, काम करके खुद दिखा देते हैं। इतनी महरूमियों के बावजूद भी जहां हमारे खिलाड़ी ये काम करके दिखा रहे हैं, वहां डिफरेंटली एबल भी किसी से पीछे नजर नहीं आते। ब्रेक के बाद हासिल होंगे। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक खेल पेश किया गया जिसका नाम धरती माँ था और इसमें मौसमियाती तब्दीली और स्मॉग के मुतालिक बताया गया। उफैरा फैज़ हमें इस खेल के मुतालिक बता रही हैं इस सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। आइए देखते हैं। इस वक्त हम थिएटर ड्रामा धरती माँ देखने के लिए अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में मौजूद हैं। ये ड्रामा
माहौलियाती तब्दीली, स्मोग और आलूदगी जैसे अहम मसाइल को उजागर करने के लिए पेश किया जा रहा है। ये ड्रामा ना सिर्फ आवाम में शऊर को बेदार करने की एक काविश है, बल्कि इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का एहसास दिलाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम अपनी धरती माँ के साथ क्या सलूक करते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको ये ड्रामा दिखाते हैं और इस ड्रामे की कास्ट से बात करते हैं। आप ये प्ले देखने के लिए आए थे धरती माँ, तो इस प्ले को देखने के बाद आपकी कोई सोच बदली है? जी, बहुत अच्छी सोच बदली है। इन्होंने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें अपने नेचर के करीब रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आज जब आपने ये प्ले देखा है धरती माँ, उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद यही कि हमें सफाई रखनी चाहिए और जितने हम हो सके हम दरख्त वगैरह लगाएं ताकि एटलीस्ट स्मोक तो कंट्रोल हो। तो यहाँ से देखने के बाद आप जब अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे तो उनको क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे? उनको मैं मैसेज ये दूंगी कि स्कूल हो, घर हो, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, प्लांट्स लगाएं। थैंक यू सो मच। तुसी दोवें मेरी गल सुनो, कड्डो मसले दा हल सुनो। तुसी दोवें मेरे जाए हो, कानू वड्डन ते आए हो। तुसी जो जो मेरे नाल कीता, मैं वसदी नूं बदहाल कीता। मैं फिर भी सब कुछ भुल जागी, फिर अपने भार ते तुल जागी। इस तरह के जो प्लेज हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए? देखिए जी, आपका जवाब तो सवाल के अंदर ही मौजूद है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जो नई जनरेशन है उसको अवेयरनेस तो है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना उनको इतना आगाही नहीं है कि हम कैसे उसको लेके चलें। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा स्टेप किसी ने उठाया है कि इसको हम आर्ट के ज़रिए, विजुअल आर्ट्स के ज़रिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए हम जो है थोड़ा प्रमोट करें। टेक होम मैसेज ये है कि खुदारा इस धरती को बचाएं, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइस ऑफ यू। मेरी जान सुनो, पूरी बात तो सुनो। जानू सुनो, मेरी जान सुनोगी तो तुम भी कहोगी वाह। आज इस प्ले को देख के आपकी सोच बदली? डेफिनेटली ऑलरेडी बदली हुई थी और इससे और प्रोवोक हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिएटिव वे टू इंड्यूस एंड इम्प्लीमेंट सच अ गुड आइडिया। इट्स अ वेरी गुड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ। नो डाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी के क्या क्या काम होने चाहिए एनवायरनमेंट को लेके, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सो फर्स्ट स्टेप इज आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करो। क्लीननेस सबसे पहले अपने घर में इम्प्लीमेंट करो, देन ऑन द स्ट्रीट्स, देन इन द सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुहाडे सिर ते कौन करेगा छावा, ओए कौन करेगा छावा, कौन करेगा छावा। घर क्या मैसेज लेके जाएंगे अपने साथ? सफाई निस ईमान है। ईमान का जो आपका आधा हिस्सा है वो सफाई से मुकम्मल होता है। और अगर हम सब मिलकर ये एफर्ट करेंगे और इसे हम अपने घर में लेके जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, इर्द गिर्द बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ऑफ कोर्स ही तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। गाड़ियां जो धुआं छोड़ती थी वो जहर से भरा हुआ होता था। अब हमारी ट्रांसपोर्ट यूरो 2 और 3 स्टैंडर्ड पर लाई जा रही है। और तो और अब ईंटें बनाने वाले भट्टों में भी ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। सर, मुझे ये बताएं, एज अ प्रोड्यूसर आपकी क्या सोच है कि यहाँ से देखने के बाद लोग अपने साथ क्या सोच लेकर जाएं? देखिए, मैं भी और हमारे जो डायरेक्टर हैं हम दोनों ने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो सबसे पहले हमने पेपर यूज़ करना छोड़ा था। खुद हमने अपने आप से स्टार्ट किया था।
हमारी कोशिश हमने जो भी किया, अगर लोगों को अच्छा लगता है, अगर कोई अपने घर में जाकर एक दरख्त लगा लेता है, कोई अपने घर के सामने के दरवाजे से कूड़ा हटा देता है, कोई किसी वेस्ट को जलाना छोड़ देता है, तो मैं समझता हूँ हमारा मैसेज, हमारी सारी कोशिश मुकम्मल है। थैंक यू सो मच सर। खूबसूरत एक्टिंग आपने की है और क्या पावरफुल मैसेज आपने दिए है। मुझे ये बताएं कि इस करेक्टर ने आपकी ज़िंदगी पर, ज़ाती ज़िंदगी पर क्या छाप छोड़ी है? आई डोंट नो ये क्या छाप छोड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वाइल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने ऐसी की जिससे मुझे कुछ फैक्ट्स पता चले हैं ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, हमारे जो इर्द गिर्द ग्लेशियर्स मेल्ट होने हैं, कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो आने वाले हैं अनकरीब, जब उनके बारे में आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग उन फैक्ट्स को ये समझ के कि यार ये अनकरीब होने वाला है। कि जितने भी लोग यहाँ पर आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो यहाँ से जाने के बाद क्या मैसेज अपने साथ लेके जाएं? अगर कोई राइटर बनना चाहता है, थिंकर बनना चाहता है, फिलोसोफर बनना चाहता है, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बनना चाहता है, प्रॉप मेकर बनना चाहता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना चाहता है और अपने आर्ट के ज़रिए इजहार करना चाहता है, तो उसके लिए वही मैसेज है कि आई एक्सपीरियंस करे, वो जो ये लेके जाएगा तिजोरी उसके लिए खुली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत प्ले लिखा है आपने। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी हकीकी मसाइल हैं हमारे क्लाइमेट को लेके और पोल्यूशन को लेके, उनको किस तरह से समोया है आपने? जितनी आलूदगी है उसकी वजह हम ही हैं बशमूल मेरे। तो हमारी कोशिश यही थी कि यार धरती माँ के जरिए इस मुद्दे को उठाया जाए और लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जाए कि आलूदगी पैदा करने में, इस धरती को मैला कुचैला करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि हाथ ही नहीं, हम पूरे के पूरे हैं। और एक बात तो बहरहाल तय है कि ये जो धरती है ये हमने विरासत में नहीं ली, हमने अपने बच्चों से उधार में ली है और हमने इस धरती को आज जो उसकी सूरत हाल है इससे बेहतर अंदाज में उनको वापस लौटाना है। मुझे ये बताओ आपका क्या कैरेक्टर था इस मेरा कैरेक्टर माही का था। माही इज़ यूथफुल जेंजी गर्ल जिसने अपने फादर को खोया है इस स्मोक, इस एनवायरनमेंट की वजह से, और उसके अंदर का जज्बा, उसके अंदर का दुख ऐलान करती है, ऐलान सुनो, अब हमारी और धरती माँ की बात सुनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, कोई मौका में है खुद भी देख लिया करो। और हर चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होती। एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग मैंने देखा आपका कैरेक्टर जहाँ पर हॉस्पिटल का सीन था और आपकी जो छोटी बहन है गालिबन वो व्लॉग कर रही थी जिसमें आप बड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन प्ले की एंडिंग तक आपकी सोच बदल जाती है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से हमारे मुआशरे के लोगों की सोच बदलेगी? हमारे मुआशरे के लोगों की सोच ऐसे ही बदलेगी जब उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जीने की, दैट इज़ ऑक्सीजन। इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। इसमें माइम भी है, इसमें डांसेस भी हैं, इसमें एक्टिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें सिचुएशनल जो है वो सारे मोनोलॉग्स भी मौजूद हैं। एक बंदे को भी हमारा मैसेज अगर उसके अंदर उतर जाता है और वो चेंज ले आता है तो हम समझेंगे कि ये हमारी सक्सेस है। सक्सेस है। वो पुत्र तू गई नहीं देती करे, उनकी ऐसी फुल बूटे लान पे जाइए
मालिया का काम शुरू कर दिए। ऐलान सुनो, ऐलान सुनो। जितने भी लोग आप लोगों को देखने के लिए आए, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से क्या मैसेज लेकर जाएंगे, उनके जहनों पर क्या छाप छोड़ी है? बिकॉज हम ऑडिटोरियम में चले जाते हैं तो ऑडियंस में खड़े खड़े कानों में विस्लिंग होती है, आवाज़ आती है, तो ऑडियंस कह रही होती है कि इस प्ले को देखने के बाद मैं कसम खाती हूँ या कसम खाता हूँ कि घर पे जाके सारे प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की पाइप, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको मैंने ट्रैश कर देना, और आज के बाद मैंने अपने बच्चों को ये मैसेज देना है कि देखो आप लोग अगर ये चीज़ पे अमल करोगे तो दैट्स मीन हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। सो पेरेंट्स इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्टली इस मैसेज को कन्विंस कर रहे हैं और वो कन्वे हो रहा है उन तक। चलिए, थैंक यू सो मच। कहते हैं पब्लिक जानती है, पब्लिक को भी कोई जानता है, पहचानता है, कोई मानता है। पढ़ लिख कर भी बेकार हूँ मैं, खुद अपने लिए आसार हूँ मैं। ओ हेलो, मेरा नाम है चमकीली, तो जरा मैंने छेड़े उन्हें ला देनी है तीली। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस प्ले के बाद आपको क्या लगता है कि लोगों के अंदर क्या चेंज आएगा? पंजाब एक शान के साथ चलने वाला, जीने वाला सूबा है, तो इसके अंदर जो हमारे ये स्मॉग और डिफरेंट कचरे के जो एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए एक मैसेज था, और अवाम ने बड़ी अच्छे तरीके से उसे अडॉप्ट किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम बिल्कुल, और आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपने कचरे का ख्याल रखेंगे, कि उसे आप एक ख़ास जो आपके कचरा लेने वाले लोग हैं, यहाँ पर ड्रम्स हैं जो बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उनमें जाकर उन्हें वेस्ट करेंगे, ना कि गली मोहल्लों में फेंकेंगे। थैंक यू सो मच मसूद, थैंक यू। ये थिएटर ड्रामा हम सब के लिए एक याद दहानी थी कि इस धरती माँ को हम सबकी ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको बताएं कि दुनिया भर में जो तालीमी मैदान है उसमें बड़ी ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बेशतर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो दहाइयों पुराना निज़ाम है वही पढ़ाया जा रहा है और वही सिखाया जा रहा है बच्चों को, भले ही उन्हें समझ आता है या नहीं आता। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसी बाहिम्मत लड़की से जिन्होंने पाकिस्तान के तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा करने का आप कह सकते हैं कि बेड़ा उठा रखा है। डॉक्टर सुमन राव बच्चों के लिए जदीद तालीम पर मबनी जो कैम्ब्रिज वर्कशीट्स हैं वो तैयार कर चुकी हैं और वो ये काफ़ी अर्से से कर रही हैं ये काम। उनका जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि जो जदीद तालीम है उस तक आसान रसाई हो जाए, ताकि हर पाकिस्तानी ख़ास व आम हर बच्चा ऑनलाइन जदीद तालीम बासानी हासिल भी कर सके और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियरली आसानी से समझ भी सके, जो बड़े मुश्किल करके हमें सिखाए जाते हैं स्कूल में। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुमन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सुमन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कैसे आइडिया आया, यू आर अ रेडियोलॉजिस्ट राइट, तो कैसे आइडिया आया कि हम वर्कशीट्स भी बना सकते हैं जो हमारे बच्चों को मदद करे, और आप बड़ी छोटी जमातों के लिए बनाती हैं। लोग जो खुद पढ़ चुके होते हैं नॉर्मली वो ये वजन उठाकर साइड पर रख देते हैं कि हमें और नहीं पढ़ना, ना हमें किसी को पढ़ाना है। तो आपको कैसे ये आइडिया आया? बेसिकली जब आप एक बचपन से गुजरे होते हैं ना जिसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आई हुई होती हैं, जब आप एक बैक बेंचर होते हैं, जब आपको बुली किया जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स क्यों लिख रहे हैं, जो बुक में लिखा हुआ है आप वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, आपके माइंड में ना कुछ ना चीज़ें रह जाती हैं कि आपने पढ़े होकर ना कुछ करना है, ये बस बहुत हो गया। हम सब कुछ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही तो करते हैं। हम लोग इतने एजुकेशन के मसले देखते हैं, अगर उसका मेन पॉइंट देखा जाए ना तो बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, वो वहाँ पर जाके लैग कर जाते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर होते, अब उसकी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो जो बुक्स का टेक्स्ट बुक है वो पढ़ने की हद तक तो ठीक है, लेकिन उसको अगर बच्चे ने क्लियर करना है, समझने के लिए समझना है, उसको लिखना है, तो उसके लिए पाकिस्तान में कोई मीडियम नहीं है। 9-10 के लिए तो आपको पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, मॉडल पेपर मिल जाते हैं, छोटे बच्चों का क्या कसूर है? उनको कोई चीज़ ऐसी क्यों नहीं दी जाती जिसके ऊपर वो लिख सके? और हमारा सॉरी टू से पर जो हमारा एजुकेशनल अभी सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं होता जा रहा। हमें ये पता है कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ नया, ब्रांडेड, कलरफुल, अच्छा लेना है, बुक्स की तरफ कोई भी नहीं आता। बुक्स देखो तो ब्लैक एंड वाइट, वो नॉर्मल पेजेस, वहाँ पे कोई क्यों नहीं कहता कि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है? बिल्कुल करनी है। और पैसे तो हम बिल्कुल दे ही रहे होते हैं, फिर भी हमें जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलता है सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतना मिल जाता है और जो एंड पे बिल्कुल तो वेस्ट होता है। दैट्स ट्रू। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल वेस्ट आ रही है ना, तो हम लोग तो एजुकेशन में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
पीछे रह चुके हैं। वैसे तो पूरा जो सिस्टम है उसे ही तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन हमें बताएं कि आपकी जो वर्कशीट्स हैं ये किस तरह से डिफरेंट है बाकी वर्कशीट से या बाकी जो सिलेबस नॉर्मली जो रेगुलर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उनसे। अच्छा देखिए, हमारी जो शीट्स हैं वो बेसिकली एक तो प्रैक्टिकली है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि आपने लिखना है, एक ही क्वेश्चन की हम 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसको अटेम्पटेशन दे सकते हैं कि आप इस सवाल को 10 तरीके से सॉल्व करें, ताकि आपको पता हो कि जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। हम उन्हें सिर्फ ये नहीं कहते कि फोबिया दे देते हैं कि आप पेपर में पता चलेगा। वो बच्चा 10 दफ़ा 20 दफ़ा इतना कर चुका होता है, उसे पता होता है कि आप जिस मर्जी तरह से आप ये पूछ लें सवाल, मुझे पता होगा कि किस तरह से करना है। फिर हमारी वर्कशीट्स वेरी मच कलरफुल होती हैं, जितना कलर हम उसके अंदर पुट कर सकते थे वो हमने डाला है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो इलस्ट्रेशंस, वो गेम्स वाले बच्चे हैं, वो अपने डिज्नी लैंड में रहने वाले बच्चे हैं जिनको आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देते हैं, वो इसीलिए तो उसको पिक नहीं करते और उनको मज़ा नहीं आता। फिर हमारे वर्कशीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा गेम्स है, बहुत गेम्स हैं इसके अंदर ना, वो खेल रहे होते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इमेजिनेशन तो आपकी एक्टिव इसमें भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक ट्रेडिशनल रिवायती तरीकों से पढ़ाने वाले स्कूल हैं वो ये कहते हैं कि जब आप ABC सीखते हैं तो भी तो रट्टा मारते हैं, 1 2 3 सीखते हैं तो भी तो रट्टा मारते हैं। फिर आपको इससे क्या दिक्कत है कि अगर आप कोई चीज़ मेमोराइज कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी बेहतर होगी, चीज़ें, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह वर्कआउट? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुझे बचपन में बहुत मार पड़ी हुई है, अलिफ बे का ना सीक्वेंस याद होता था, तो बड़े होकर सोचती थी कि पूछूंगी कि अलिफ बे का सीक्वेंस क्यों मुझे मार मार के याद करवाया था। फिर नॉर्मली पूछा मैंने क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी था कि मुझे इतना आप लोगों ने एम्फसाइज किया कि अलिफ बे सीक्वेंस से ही आनी चाहिए। ABC हम बच्चों को सीक्वेंस से याद करवाते हैं, आप मुझे उसका एक रीजन बता दें कि क्यों याद कराते हैं। क्या वो कभी किसी ने आपसे बोला इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है? नहीं बोला ना। सारे बच्चे अपने अपने नोट में बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत उनका पैटर्न डिफरेंट होता है, हम इस चीज़ को नहीं समझते। अगर एक स्कूल में लेट सपोज 1000 बच्चा है, 1000 बच्चे में से 10 बच्चे पोजीशन होल्डर हो जाते हैं ना, तो वो 10 की तस्वीरें बड़ी बड़ी करके लगा देते हैं। तो बाकी जो 990 बच्चे हैं वो क्यों नहीं ऊपर आ रहे? इसमें किसका फेलियर है? आप मेजोरिटी को फेल करके 10 बच्चे आप ऊपर उस पर लगा रहे हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो आप मजा तो तब आए ना जब आप सबकी लगाओ। चलो आप 10 छोड़ दो, फिर आप 990 बच्चे की तस्वीर लगाओ, फिर पता चले कि आप कुछ कर रहे हो। तो आपको लगता है ये जो एकदम से चस्पा कर देते हैं सब रिजल्ट्स सामने, ये क्या मुनासिब है? नहीं, ये देखिए आप बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप सिर्फ 3-4 लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते जाएंगे ना, तो मुझे भी फील होगा कि यार ये क्या है। तो हम बच्चे को बचपन में ही ना उसको प्रेशराइज कर देते हैं, उसको इस रेस में लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम स्कूलिंग की तरफ भी फोकस करें। पाकिस्तान में 5 ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक मसले हैं वो हैं। एक तो हमारे टीचर्स जो हैं वो अभी उनकी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। एक तो उनको प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। दूसरा, हमारा सिलेबस चेंज नहीं होता। मेरे टीचर्स ने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, मेरे बच्चे भी वही पढ़ेंगे। दुनिया चांद पे जाके बैठ गई है, आप लोग अभी तक अपनी इसी सिलेबस में लगे हुए हैं कि आप मिस्टर चिप्स पढ़ा दो और ये पढ़ा दो। आप कुछ और पढ़ाओ, आप रोबोटिक्स पढ़ाओ बच्चों को, जो उनके काम आना है, जिस चीज़ का स्कोप है वो पढ़ाएं, जिस चीज़ का स्कोप है आप चीज़ वो पढ़ाएं। फिर इसके बाद हम लोगों का जो एक बहुत ज़्यादा मसला है कि पेरेंट्स को साथ में इंटरेक्ट नहीं किया जाता। मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, इनको लगता है कि स्कूल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्कूल, एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल ओनली। एजुकेशन मीन्स कि आप कुछ भी लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्कूल से नहीं है, वो घर से भी हो सकती है। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन आप उसको सिर्फ कनेक्ट कर रहे हो स्कूल जाके करना है, वो फिर बॉन्ड टूट जाता है वहाँ पे। और फिर जब वो बॉन्ड टूटता है ना, फिर बच्चे, हम कहते हैं ना बच्चे पेरेंट्स के साथ हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी बात नहीं मान रहे, वो जो डिस्टेंस आता है ना वो इसी एज से आता स्टार्ट होता है और फिर वो बढ़ता ही जाता है। और उस चीज़ को हम लोग बचपन में रियलाइज नहीं करते। हम लोग कहते हैं हम स्कूल तो सब कुछ तो कर रहे हैं, इतना कुछ तो कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, वो थोड़ा सा आप इनके साथ करो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। पाकिस्तान में इतने बच्चे जिनके IQ लेवल 150+ है, आपको पता है उनके इंटरव्यूज आप सुन लें, वो कहते हैं पाकिस्तान में है ही नहीं, क्या करें, बाहर भेजना पड़ेगा। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। हम लोग तो सबसे पीछे रह गए हैं। वो इकबाल कहते हैं कि तालीम और तरक्की में है पीछे वो कौम जिसका आगाज इकरा से हुआ था, और हम उसमें सबसे पीछे बैठे हैं। और वो बड़ी देर पहले ये बात कह गए हैं और अभी हम मतलब उसी जगह पर ही हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक सिलेबस हो, मिनिमाइज हो, जो बहुत ब्रांचेस बनाई हुई हैं वो मत हों, हर बच्चा
मोची वाला बच्चा भी और ड्राइवर का बच्चा या किसी MNA MPA का बच्चा सेम सिलेबस पढ़े, सेम और conceptual studies और कंसेप्चुअल पढ़े, और ये जो बहुत कुछ है उसको मिनिमाइज समराइज किया जाए ताकि पेरेंट्स को पता हो कि साल में ये पढ़ाना है। आपके पास इतना सा सेशन होता है, अगर उसमें छुट्टियां भी आ जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग अपना सिलेबस तो समराइज नहीं करते। आप लोग तो धक्के जोरी 10 चैप्टर्स हैं तो वो आप करवा के आप कहते हो कि हमने तो अपना सिलेबस पूरा कर दिया। तो सिलेबस पूरा कराना तो खाना पूरी तो नहीं होती ना, उसको कॉन्सेप्ट भी तो आने चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अभी आपको लगता है कि आप वो बच्चे तैयार कर रही हैं जो आगे चल के सिस्टम को चैलेंज करने वाले हैं? इंशाल्लाह। मेरी यूथ जो है ना वो भी छोटी है, अभी जरा उनको बड़े होने दें। आगे चल के वो चैलेंज करने वाले हैं। मैं कह रही हूँ अगर बाहर के लोग हमसे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स, मुझे जरा बताएं कि आपको इंटरनेशनली तो आपने बताया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पाकिस्तान से कैसा रिस्पॉन्स? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में जैसे जैसे पेरेंट्स को पता चलता है वो आते हैं, वो हमारे साथ अटैच होते हैं। इवन तो वो कहते हैं कि हम जो सिलेबस अपने बच्चे को पूरे साल में कवर नहीं करवाते थे वो 6 महीने में कवर कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उसके लिए आसानी होती है। छोटे बच्चे को, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे से, मेरी फैमिली में उनको सारा पीरियोडिक टेबल आता है, उनसे आप कुछ पूछें बोन्स का एवरीथिंग उनको पता होता है, सिखाया जाता है ना। ये जो क्लास सिस्टम है इसके बारे में आप क्या कहती हैं? क्योंकि कुछ बच्चे तेजी से सीख जाते हैं और कुछ जरा बिलो द बेल्ट होते हैं, तो आपको उनके साथ उनको रखना, ये उनका वक्त जाया करना नहीं है जो, यानी और दूसरी को बिल्कुल अगर आप उसे अभी तक वो ग्रास्प नहीं आई उस कॉन्सेप्ट की, उसको दूसरी क्लास में मुंतकिल कर देना, ये क्या फोर्सफुल नहीं है दोनों तरफ? यही तो हमको आपको कह रहे हैं ना कि स्कूल्स का थोड़ा सा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हम बच्चों को ना तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने देते हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ लिखने देते हैं, ना हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर ये कहते हैं कि जो बच्चा जिसने कि 90% मार्क है आपके भी उतने ही फिर आने चाहिए। फिर हम उसको एक रेसिज्म में भी लगा देते हैं। अब जो बच्चा बिलो द बेल्ट है, कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअली सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो लिख कर सीखते हैं। हर बच्चे के लिए हर बच्चा डिफरेंट होता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं पाते। बहुत सारी जगहों पर स्कूल्स में, अब खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चेंजेस लाए जा रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर मकसद अब खुल के बात करते हैं, देखते हैं तो ये सारा मोनेटाइज हो गया हुआ है, ये सिर्फ पैसे की हद तक रह गया हुआ है। ये पूरा जो हमारा तालीम का पूरा स्ट्रक्चर है उसके हवाले से भी बात करूँगी। व्हाट अबाउट योर वर्क बुक्स एंड योर सिलेबस, इज़ इट एक्सपेंसिव, और या फिर हर कोई अफोर्ड कर सकता है? जिस तरह आपने कहा कि अगर एक पियोन का बच्चा है तो वो भी वही सिलेबस पढ़े, और एक जो MNA MPA का बच्चा वो भी, तो उसी सूरत में हो सकता है जब वो इतना अफोर्डेबल हो कि दोनों साइड से उसको आराम से जो है वो परचेज किया जा सके या उसे ख़रीदा जा सके, तो क्या कहेंगे? हम लोगों को बहुत ज़्यादा ना कॉल्स और पब्लिशर्स की तरफ से भी आती है कि डोंट डू इट, स्टॉप इट, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग जिस रेट्स के ऊपर हम सिलेबस दे रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता। अच्छा। हमारी वर्कशीट की क्वालिटी जो नॉर्मल पेज होता है उससे बहुत थिक होती है। वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान हु आर प्रोवाइडिंग कलरफुल डिजिटल कलर प्रिंट्स जो 10 साल तक फेड आउट नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर सारे क्विजेज और कलरिंग और गेम्स और एवरीथिंग बना हुआ होता है, यानी कि आपको पूरे साल का कोर्स 5000 में मिल रहा है। व्हाट यू नीड एक्स्ट्रा फॉर दैट? पूरे साल का तो कितनी चीजें होती हैं इसमें? उसमें अंदर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, आंसर शीट्स होती हैं, गेम्स होते हैं, उसके और अलावा गाइड प्लान्स कुछ होते हैं। लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये कोर्स आप आपका सिलेबस खरीदेंगे स्कूल का, आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ड्राइंग पैड्स, रजिस्टर्स, कॉपीज, एवरीथिंग इज नॉट ऑन द पॉइंट कि अब यू आर रेडी टू गो फॉर दैट। उसके लिए भी अभी आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ना है। फिर एट द एंड स्कूल्स करवाते तो वर्कशीट्स ही वर्कशीट से करवाते हैं, बिल्कुल। और जब आप पेपर्स में जाते हैं नोटबुक के ऊपर पेपर्स में टेस्ट के तौर पर भी वो वही सवाल जवाब कर रहे होते हैं जो वर्कशीट में। आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते हो वर्कशीट सी कर लें भाई, डायरेक्टली करवा दें, एक बुक लगा दें, साथ वर्कशीट लगा दें, लेकिन फिर वो सिस्टम नहीं चलता। राइट। डॉक्टर सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और डॉक्टर सुमन ने वर्कशीट्स बनाई जनाब, चेक देम आउट, जरूर देखिए, और आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हम तैयार हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे भी तैयार हैं सीखने के लिए। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसका चर्चा किया जाए, इसे मकबूल किया जाए, इसे फैलाया जाए, जो हम इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक और अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं, बच्चों को नाश्ते में और लंच में क्या दिया जाए, और बच्चों की जिस्मानी वर्जिश ज़हनी नशोनुमा के लिए कितनी अहम है। वालिदैन की अक्सरियत को हमेशा ये मसला परेशान करता रहता है, उनका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता तो उसे सुबह के नाश्ते और लंच में क्या दिया जाए जिसे वो खाए तो उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी हो सके।
अक्सर बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए नाश्ता नहीं करते बल्कि स्कूल में गैर सेहतमंद अशिया शौक से खाते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बढ़ती उम्र में बच्चों की ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना अशद ज़रूरी है और बच्चों की सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इस बात का ख्याल भी लाजमी रखना चाहिए कि आजकल सर्द मौसम में बच्चों में नाक, कान, हलक में और वायरल बुखार की शिकायत, बहुत से मसले मसाइल हैं और अक्सर बीमारियों के पीछे बेहतियाती और मैदे के मसाइल कार फरमा होते हैं। घर से बाहर की चीज़ें खाना, खासकर ये जो चिप्स, पापड़, टॉफ़ियाँ, मसालेदार ग़िज़ाएँ बच्चों को बीमार कर रही हैं। ऐसे में बच्चों के लंच बॉक्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज माहिर ग़िज़ाइयत मारिया खान मौजूद हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। मारिया, सबसे पहले तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं दी जाती और इस पर ज़्यादा बात भी नहीं की जाती। जो बच्चे को पसंद है, जो वो खा लेता है, वो उसको लंच में दे दिया जाता है पैक करके। आपको क्या लगता है कितना इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी लंच जो है वो बच्चे को साथ दिया जाए पैक करके, और ये उसकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जब बच्चा दुनिया में आया था तो बच्चा जो है वो बिल्कुल कोरा कागज था। उसकी जो भी प्रेफरेंसेस थी, उसके जो भी शौक थे, उसको जो भी टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया पेरेंट्स ने कराया। अब ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसमें आ जाती है कि अगर हम उसको दूध, फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट के छोटे छोटे फ्रूट के प्यूरीज बना के हम खिला रहे हैं या उसके बरक्स हम उसको केमिकल्स खिला रहे हैं, जिसमें बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो पेप्सी फीडर में डाल के भी पिला रहे होते हैं। सो यहाँ पे पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत अहम है। अगर पेरेंट्स का अपना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो वो बच्चों को भी वही चीज़ लाशऊरी तौर पे वो सिखा देते हैं और उस वक्त तो वो बड़ा क्यूट लग रहा होता है हमें बच्चा, थोड़ा सा उस पर फैट भी आया होता है, हम कहते हैं कितना गोलू मोलू सा बच्चा है, मगर 7, 8, 10 ईयर्स लेटर वो ओबेसिटी का शिकार है और उसके बाद वो 25 साल पे पहुंच गया वो बच्चा और वो बच्चे बच्चियां कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर से बेबी फैट नहीं जा रहा, वो ओबीस है बेबी और फिर उसके बाद 30 साल तक वो पहुंच के अभी मेरे पास कितने ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो 160, 180 पे पहुंच गए। तो ये लॉन्ग टर्म फिर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और इस प्रॉब्लम को पेरेंट्स अगर बचपन से ही कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना, हमने अलग ही बनाया हुआ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनको इंट्रोड्यूस करना है बच्चों की डाइट में। पर्टिकुलरली ये जो आपने मेंशन किया लंच जो हमारा होता है वो अगर आप देखें तो नॉर्मली वो लंच होता है, वो लेस का पैकेट होता है, चिप्स होते हैं और साथ में वो जूस का डब्बा हम दे देते हैं जो बिल्कुल जो रियल फूड है ही नहीं। जो अगर आप बाहर निकाल कर रखें ना, उसको रख दें आप बाहर, उसे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएगा, उसे चूंटी नहीं खाएगी, वो पड़ा रहे भले बिस्किट पड़े रहे बाहर। सो ऐसी चीज जो हशरात नहीं खाते वो हम अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका जहन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जहन अच्छा काम करे, वो बड़ा इंसान बने दुनिया में जाकर और उनका जो मैकेनिज्म है जिससे हम उन्हें फ्यूल कर रहे हैं वो ऑन पॉइंट है ही नहीं। और बेसिकली इसको रिप्लेस करना है सिंपल आसान फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, नट्स ऐड करें। बादाम जो है वो हम बड़े होके इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अक्सर 18-20 साल तक तो लोगों ने बादाम ही नहीं खाए हुए, नट्स ही नहीं खाए हुए, पता चलता है कि वो सिर्फ सर्दियों में रात को बेड में बैठ के खाने के लिए। तो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। तो मारिया ये बताइएगा कि जो ये फूड होता है इसमें इन्हांस्ड जो टेस्ट होता है, जो जायका होता है, उसे बढ़ाया जाता है केमिकली, तो उसकी वजह से एक टेस्ट जो है वहाँ से आपको ज़्यादा मिल रहा होता है। अगर आप मैंगो की बात करें तो मैंगो के जो जूसेस हैं दे आर मोर जूसियर जो असल मैंगो है। बाज़ औक़ात मैंगो की तो खासकर इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि मैंगो तो खाने में भी वैसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसे नॉर्मली आप उतना टेस्ट नहीं होता उनमें आम खाने में जितना पैकेज फूड में होता है। तो इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? क्या टेस्ट बर्ड्स वैसे डेवलप ही नहीं की जाए ताकि आप जब नॉर्मली उसको खाएं फ्रूट को तो बच्चे को तो पता ही ना हो कि पैकेज फूड में किस तरह का जायका है? बट एग्जैक्टली सो अगर हम शुरू से शऊरी तौर पर अपने बच्चे को हम परवरिश करें, पेरेंट्स का बहुत बड़ा अमल दखल है उसमें। सो अगर हम शऊरी तौर पर पेरेंट्स इस बात का फैसला करें कि यार हमारे घर में कोई ऐसी केमिकल से बनी हुई चीज नहीं आएगी, हम फल लेंगे, सब्जी लिया करेंगे, दालें लेंगे और हम वो खाया करेंगे, तो आप बच्चे को आप दिखा रहे हैं अपने एक्शन से कि क्या खाने की चीज है और क्या खाने की चीज नहीं है, और वो उसकी ट्रेनिंग हो रही है। वो आपके बाद में आप खुद अगर अनहेल्दी खा रहे हैं और अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि ये जी आइसक्रीम
देखो मारिया ये आइसक्रीम नहीं छोड़ रहा, तो रोज आप आइसक्रीम लाता कौन है, और वो उसने पूरी जिंदगी आइसक्रीम खाते हुए देखा है अम्मा अब्बा को। और अगर अम्मा अब्बा ने इंट्रोड्यूस किया कि चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, तो आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम उसको आपने सिखाया, बजाय इसके कि हम ये भी कह सकते थे कि चलो बाहर फुटबॉल खेलने चलते हैं या बेसिकली फिर बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि बीइंग ए पेरेंट हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जिस तरह से आपने शेयर किया अभी। और अब देखना ये है कि इनसे रिवर्स कैसे करना है। एक जो चीज़ है जिससे मैं खुद भी बड़ा तंग हूँ और मोस्टली पेरेंट्स आ जाते हैं, पहले हम खुद ही जो स्क्रीन टाइम है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को मोबाइल्स, और फिर उसके बाद हम खुद पछता रहे होते हैं। लाइक अभी अगर आपने बच्चे को कुछ खिलाना है तो उसको फ़ोन लाजमी देना पड़ेगा, उसके बगैर वो नहीं खाता। और अगर आप कुछ रिसर्चेस देखें तो आप कहते हैं कि इट्स वेरी डेंजरस कि अगर कोई बच्चा फ़ोन देख रहा है और देखते देखते खा रहा है तो उसके लिए उस खाने की कोई अफादियत नहीं है। ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। बच्चे क्या है ना, अब तो बड़े भी नहीं खाते बगैर स्क्रीन के। एब्सोल्युटली। सो अगेन माँ बाप बनना ना, पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इसको कॉन्शियसली देखें और अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो वाकई में सोसाइटी का एक अहम अंसर बने, जाके बड़ा नाम बनाए अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, और कोई चीज कर जाए, कुछ कर जाए, तो उसका फिर जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं ना उसका 35% जाके आपके ब्रेन को फ्यूल करता है। और अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, आप केमिकल्स खा रहे हैं, और ये जो आपने पैकेज्ड फूड की बात की, देखिए वो तो रियल ही नहीं है। आप सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज है जो शेल्फ पे पड़ी हुई है वो 2 साल 3 साल एक्सपायर नहीं हो रही, वो रियल कैसे हो सकती है? वो आपके लिए सेहतमंद कैसे हो सकती है? आप उसको खोल कर आप उसे रख दें, उसके पीछे चूंटी नहीं आएगी। बिल्कुल उसे चूंटी नहीं खाएगी। वो कैसे हेल्दी हो सकती है? तो ऐसी चीज फिर हम अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं, जिससे हम इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। और अभी पेरेंट्स का बड़ा हेल्दी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर हम हेल्दी फूड भी दे रहे हैं तो जो फोन देखते हुए खाना है बच्चे का, उसको पता नहीं चलता कि उसने कितना खा लिया है। वो जब वो फोन देख रहा है या कोई गेम खेल रहा है तो उस टाइम में ये कितना डेंजरस है, और इससे कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं या इस चीज को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? इससे हम खुद ही उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना। एक चीज होती है लाशोरी तौर पे हम हर चीज कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम नमाज में खड़े होते हैं तो नमाज में होते नहीं है, हम काम कर रहे होते हैं तो काम पे नहीं होते, कहीं और होते हैं। और इसी तरीके से बचपन से हमने उसे सिखाया कि यार ये स्क्रीन है, तुम खाते हुए स्क्रीन देखो ना, हम वो फूड पे फोकस्ड है ना उधर फोकस्ड है, उसको हम सही से ट्रेन नहीं करते। सो ये स्क्रीन इंट्रोड्यूस भी की है पेरेंट्स ने, उस बच्चे को दी है। अगर आजकल आप देखें तो आप खुद देखेंगे, आप अपने ड्राइंग रूम्स में देखें तो आप देखेंगे हमारे सीनियर्स से लेकर जूनियर्स तक सारे स्क्रीन पे लगे हुए, स्क्रोलिंग चल रही है। तो सबसे पहले ये सारा कुछ खुद छोड़ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीन नहीं किताब पढ़ें, तो सबसे पहले पेरेंट्स को खुद किताब पकड़नी पड़ेगी ना उसके सामने, क्योंकि वो बच्चा तो सीसीटीवी है, वो आपको देख कर सीख रहा है, आपकी बातों से नहीं सीखेगा। वो ये देखेगा कि यार अम्मा अब्बा कर क्या रहे हैं, और वो जब कॉल और फेल में तजाद देखेगा तो फिर वो नो वंडर जो पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारे बच्चे फलानी बात नहीं सुनते, हमारे यहाँ ये नहीं सुनते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो व्हेन आई लुक एट यू, तो आपकी खुद की अगर हैबिट्स अच्छी नहीं है तो बच्चों की भी नहीं अच्छी। राइट, डेफिनेटली। तो ये मारिया बताइएगा कि कुछ चीजें तो सामने हमें नजर आ रही हैं कि वो फूड नहीं है, वो पाउडर है बेसिकली, और हम उसमें पानी मिला के उसको फूड समझ के देते हैं। लेकिन दूसरी जगह एक डिबेट ये होती है कि कुछ बच्चों में कुछ चीज़ों की कमी होती है, जिस तरह कोई आयरन की कमी होती है एनेमिक बच्चों में, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कहते हैं कि बीफ खाएं, एप्पल्स खाएं। लेकिन ऐसी सूरत में बच्चे अगर उसकी इंटेक इतनी नहीं ले रहे जो उसकी कमी पूरी कर सके, तो फिर ये पाउडर दैट कम्स इन, फिर इस चीज़ों से, इन चीज़ों से वो बच्चों की कमी पूरी की जाती है और शायद तो उसमें तेज़ी देखी जाती है उनकी ग्रोथ में। उस पर क्या कहेंगे? यस, और वो फोर्टिफाइड होता है। मगर ठीक है, जहां पे कमी है उसमें फोर्टिफाई करना, उसमें सप्लीमेंट करना, फाइन। मगर अब वो फोर्टिफिकेशन आपका तरीकाकार जिंदगी है। लेट्स से कि वो सेरेलेक और वो फोर्टिफाइड मील ही आपने आसानी की वजह से कि बस पानी में मिक्स करना और दे देना है ना, वो आपने आसानी के लिए जान छुड़ा दी, तो आपने उस केमिकल के ऊपर उसको लगा दिया, और उसने रियल जो अल्लाह ने उसके लिए जो रियल फ्रूट बनाया है, जिसको आपका जिस्म आइडेंटिफाई करता है, जिससे आपका जिस्म जान पकड़ता है, वो तो आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तो अब उसको 6, 7, 8 साल हो गए हैं और अब उसके अंदर पुख्ता हो गई हैं सारी बातें।
क्योंकि पहले 7 साल में आपकी किरदार की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना हो जाती है। सो उसमें वो आपने उसे सिखा दिया है, उसकी हैबिट्स आपने डेवलप कर लिए हैं, लाशोरी तौर पे कोरे कागज पे आपने सब कुछ लिख दिया है। और अब उसको चेंज करना फिर वो एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। मेरे पास 7 साल से लेके 69 ईयर यंग लोग हैं और फिर वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं जो 7 साल से फिर शुरू हो रहे हैं। मगर अगर वो 7 साल पहले ही अगर इस चीज का ख्याल रखा जाता, टिफिन बॉक्स में अब क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे देखें फ्रूट्स के साथ भी बड़ा फन एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। आप फ्रूट योगर्ट मिक्स करके बड़ा एक मीठा सा अच्छा हेल्दी डिजर्ट बनता है जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। सो अब मैं वो जो केमिकल जो शुगर है उससे दूर रखें हम बच्चों को, और उसकी जगह अल्लाह का बनाया हुआ जो फ्रूट शुगर है उसको हम ऐड करें तो बच्चे बिल्कुल खाते हैं। डेफिनेटली मैंने देखे हैं इस तरह के बच्चे, मगर पेरेंट्स को थोड़ा सा इसमें अब एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल माया, आपकी प्रेजेंस का हम फायदा उठाएंगे। बच्चों के लिए तो हमने बड़ी बात कर ली, जरा बड़ों को भी समझाएं कि क्या कैसी डाइट जो है वो लेनी चाहिए। और हम जिस तरह से आपने कहा कि आगाज हम खुद ही कर रहे होते हैं, जंक हम खुद घर में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम भी वही खा रहे हैं। और स्पेशली जब हम अपना मील स्किप करते हैं, लाइक सबसे कहा यही जाता है कि जो आपका ब्रेकफास्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अक्सर हम यही करते हैं कि अगर जॉब्स पर जाना है या काम पे जाना है तो इवन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा डेंजरस है और बड़ों के लिए हेल्दी जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखें आपका जो स्टमक है, आपने जल्दी जल्दी निकल गया कि मुझे जल्दी है जी, नाश्ता छोड़ दिया मैंने, ओके फाइन, सही है। सो आपका जो मैदा है, आपका स्टमक, आपको पता है जो हमारा सेरोटोनिन है, जो हैप्पी हार्मोन है, हमारे 95% 95% से ज्यादा सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन हमारे गट मैदे में पाया जाता है और ये यहाँ पे बनता है। तो आपने सुबह खाली छोड़ के चले गए, आप चले गए दौड़ में, आप दौड़ में चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, काम पे चले गए कि मैं काम पे हूँ जी, मैं दौड़ में लगा हुआ हूँ, लगी हुई हूँ, और वहां जाके आपने फिर इसके अंदर यानी मैदे के अंदर आपने ऐड किया या चाय ऐड की या कॉफी ऐड की, जो एक बिल्कुल एसिडिक निहार पेट आपने उसको ऐड किया, तेजाबियत करेगा आपको जलन होगी, आपको बर्निंग होगी, ये सारा कुछ आपको होगा। और फिर अगर आपका मैदा अगेन 95% से ज्यादा सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन यहाँ पे बनता है, अगर यहाँ तेजाबियत है, मैदे में दर्द है, वो 10,000 आपके हेल्थ इश्यूज का बाइस बनता है। आपका गट हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी मेंटल हेल्थ से। बिल्कुल, आपका गट तो अगर मेंटल हेल्थ में मैदा ठीक होगा तो फिर मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आगे जी बताइए। यस ये जो आपने भूखा रहने की बात की, जो उसका सिंपल एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है ना, सबके अंदर आता है, आप भूखा रहे ना, सही है। तो ये बिल्कुल ये कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को आप मैसअप कर रहे होते हैं और आपका सेरोटोनिन अगर आप प्रोडक्शन एनहांस चाहते हैं तो आपको इसको 4-5 मील्स ऐड करने होंगे डे में। राइट, थैंक यू वेरी मच मारिया। आपने एक हमें लेआउट दे दिया है कि किस तरह से चीज़ खानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ चीज़ें खानी चाहिए वहाँ कुछ चीज़ें रोकनी भी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी मैदा ख़राब होता है। हमने मारिया से बात की और इस वक्त ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बताया कि किस ग़िज़ा को अपनी जो है प्लेट पर शामिल करना चाहिए ताकि आपका गट ठीक रहे, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। इसके साथ ही हम आपसे मांगेंगे जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखना है, हमें फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।